स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैम आसिफ। एपिसोड नंबर 4। मंजर है तुर्की के शहर कपाडोकिया का। वक्त था रात के 1 बजे का, जब एक ब्लैक मर्सिडीज तेजी से आती एक फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई और फिर इससे एक तुर्क शख्स बाहर निकला जो इस वक्त नशे में धुत था। वो अपनी गाड़ी से उतरता टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता अपने फार्म हाउस में दाखिल हुआ और फिर जाता लाउंज के सोफे पर गिरा और इसने टीवी ऑन किया। जब सामने की न्यूज़ सुनते इसका सारा नशा पल में उतरा था। सामने न्यूज़ में एक तुर्क बिजनेसमैन की मौत की खबर चल रही थी, जिसकी लाश इसके फार्म हाउस से बहुत बुरी हालत में बरामद की गई थी। हैरानकुन बात यह नहीं थी कि एक बिजनेसमैन का बेदर्दी से कत्ल किया गया था, बल्कि हैरानकुन बात यह थी कि टीवी में दिखाए जाने वाला बिजनेसमैन और कोई नहीं, वो खुद था। अपनी ही मौत की खबर टीवी पर चलते देखकर इसकी आंखों में पहले हैरानगी, फिर परेशानी और फिर गुस्सा नमूदार हुआ। ये क्या बकवास है, न्यूज़ वाले कुछ भी छापते हैं, मैं जिंदा हूँ यू इडियट। वो शख्स हाथ में पकड़ा रिमोट गुस्से से टीवी को मारता बोला तो टीवी की स्क्रीन एक छनाके की आवाज़ से टूटी और फिर यकदम ही पूरे फार्म हाउस की लाइट्स बंद हुईं। हल्के उजालों में, हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया है, वो क्या हो गया है कि वो नाराज है। ए रात इतना बता, तुझको तो होगा पता, ये है गुमराहों का रास्ता। मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं। लाइट्स बंद होने के बाद अचानक ही पूरे घर में एक औरत के सफाकी से गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, मगर वो क्या गुनगुना रही थी ये उस तुर्क बिजनेसमैन को समझ न आया। फिर उसने इस आवाज़ की सिमत ऊपर फार्म हाउस के लाउंज में बने मेज़नीन फ्लोर के टेरेस पर देखा तो इसका सांस खुश्क हुआ। टेरेस पर एक लड़की काली जीन्स पर काली शर्ट और काली ही जैकेट पहने, हाथों को काले ग्लव्स से जबकि मुंह को काले मास्क से ढके काले ही स्टाइलिश लॉन्ग बूट्स पहने खड़ी थी। इसके लॉन्ग बूट्स पर एंजल का एक मखसूस लोगो लगा था। वो टेरेस की रेलिंग पर नीचे को झुकी खड़ी थी। झुकने की वजह से इसके खूबसूरत सिल्की सुनहरे बाल आगे की जानिब गिर रहे थे, जबकि इसकी रंग बदलती आंखों में बला की सख्ती थी। इस लड़की को देखते वो तुर्क बिजनेसमैन अपना सांस रोक गया। तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? ये जो टीवी पर न्यूज़ देखी है ना तुमने, ये बकवास नहीं है बल्कि सच है, और ये न्यूज़ कल सुबह तुर्की के हर घर में दिखाई जाएगी। कौन हो तुम? इस लड़की को देखते वो बिजनेसमैन गुस्से से बोला तो वो लड़की फौरन बोली, लहजे में पहाड़ों जैसी सख्ती थी। जबकि इसकी बात सुनते इस बिजनेसमैन ने थूक निकला और फिर मध्यम आवाज़ में सवाल कर गया, तेरी मौत। ये क्या बकवास है, और तुम अंदर कैसे आई? एंजल ने जहाँ जाना हो वो चली जाती है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस लड़की की बात सुनते वो बिजनेसमैन हल्के गुस्से से बोला तो इस लड़की ने अपना तारुफ दिया, जबकि इसके मुंह से एंजल का लफ्ज़ सुनते इस आदमी का सांस खुश्क हुआ। फिर एंजल हवा के झोंके की तरह इसके सामने आकर खड़ी हुई तो वो आदमी इसकी इतनी स्पीड पर हैरान हुआ। अभी वो कुछ बोलता या करता कि एंजल ने अपनी जेब से वो मखसूस गोल्डन रंग का चाकू निकाला, जिस पर सुनहरी हरूफ में एंजल लिखा था। साथ ठीक वैसा ही निशान बना था जैसा एंजल के लॉन्ग बूट्स पर बना था। फिर एंजल ने इस शख्स को समझने का मौका दिए बगैर एक झटके में वो चाकू सीधा इसके मुंह में घुसेड़ा तो वो चाकू इस आदमी की ज़बान चीरता सीधा इसके हलक में लगा और इस शख्स के मुंह से खून किसी फवारे की तरह बाहर निकलने लगा, जबकि खून के तेज़ी से बाहर निकलने की वजह से इसके हलक से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगीं। फिर एंजल के चाकू को ज़रा सा हरकत देने पर इस शख्स की आंखें फटी और फिर चंद ही लम्हों में वो ऊपर पहुंच गया। इसकी रूह परवाज होने की देर थी कि वो शख्स ज़मीन पर आ गिरा। फिर एंजल झुकती इस शख्स के पास पंजों के बल बैठी और इसने अपने चाकू को इसके हलक से नीचे की तरफ ले जाना शुरू किया। एंजल का चाकू इतना तेज था कि इसके हल्के से नीचे को दबाव डालने पर वो चाकू इस आदमी का जबड़ा चीरता नीचे इसकी गर्दन और फिर गर्दन से नीचे को सीने पर आया। एंजल इस आदमी के सीने को इसके पेट तक काटती अपने काले दस्ताने में मुकीद हाथ इसके सीने पर लगे कट से अंदर की जानिब ले गई और फिर एंजल ने इंतहाई बेदर्दी से अपने हाथ में इस आदमी का दिल पकड़ते एक झटके से बाहर निकाला और फिर इस दिल को किसी खिलौने की तरह अपने पास खड़े आदमी की तरफ उछाल गई। इसका दिल हसन नकवी को भेज दो और बता दो इसे कि एंजल अपने जोबन में आ चुकी है, अब अपने कुत्तों की खैर मना ले। एंजल की बात सुनते वो आदमी इस दिल को एक नीले रंग के बर्फ़ से भरे डब्बे में रखता हाँ में सर हिला गया, जबकि एंजल झुकती अपना चाकू इसके पेट से निकालती इसी के कपड़ों से साफ करती वहाँ से उठकर चली गई। जहाँ जहाँ से एंजल गुजर के बाहर की जानिब बढ़ी थी वहाँ वहाँ पर इसके खून से सने हाथ से कतरे गिरते गए, जबकि एक लड़की की इतनी सफाकी पर पीछे खड़ा शख्स बस झुरझुरी लेकर रह गया। वक्त था सुबह 10 बजे का और मंजर था इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के ब्लॉक फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का, जहां पर इस वक्त वो हाथों में फाइल्स पकड़े पावर वॉक करती ब्लॉक की इधर उधर जाती राहदारियों में तेज़ी से चलती जा रही थी। इसके यूं तेज़ी से चलने की वजह से इसके सुनहरे बाल हवा की मदद से लहरा रहे थे। वो जिस भी राहदारी में मुड़ती इसके तेज़ परफ्यूम की खुशबू इस राहदारी में फैल जाती
और वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स इसके जाने के बाद भी कितनी देर तक इसके परफ्यूम की खुशबू महसूस करते रहते। टीचर्स हो या स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी में काम करने वाला अमला, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, एक दफ़ा मुड़ कर इस हसीन दोशीज़ा को ज़रूर देखता था। वो थी ही ऐसी खुद का असीर बनाने वाली। वाइट जीन्स पर लाल टॉप पहने, हेज़ल आंखों पर ब्राउन रंग का चश्मा लगाए वो सबको इग्नोर करती झुंझलाती यूनिवर्सिटी में फिर रही थी। एक तो इसका कद पहले ही 5 फुट 6 इंच था। उस पर वो काली ब्रांडेड हाई हील्स पहने सब लोगों में मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। खड़ी तीखी नाक हल्की गुलाबी थी, जबकि इतनी देर से यूँ राहदारियों में घूमती वो किसी को ढूंढती अब थक चुकी थी। इसकी दूधिया सफ़ेद रंगत अब गुस्से से सुर्ख पड़ने लगी थी। वो गुस्से से मोबाइल पर कुछ टाइप करती अपने ध्यान तेज़ी से आगे बढ़ रही थी जब वो अचानक एक लंबे चौड़े वजूद से टकराई थी। इसके टकराने की वजह से इसके हाथ से इसकी सारी फाइल्स और मोबाइल ज़मीन बोस हुआ था, जबकि वो बस एक गहरा सांस लेती खुद पर जब्त करने लगी। जबकि टकराने वाला शख्स शायद इससे भी ज़्यादा जल्दी में था। वो इस पर एक भी गलत निगाह डाले बगैर वहाँ से भाग चुका था। वो ज़मीन पर बंजों के बल बैठती, अपनी फाइल्स उठाती, अपनी बाजुओं में थाम गई। इस हुसन के पैकर को फाइल्स समेटते देखकर पास से गुजरते कितने ही लड़के इससे बात करने के चक्रों में इसकी फाइल उठा कर इसे पकड़ाने लगे। मगर इस लड़की का मूड इस कदर बिगड़ चुका था कि वो इन लड़कों को मुरव्वतन थैंक यू भी ना बोली। बस इनके हाथों से फाइल्स पकड़ी कम, खींची ज़्यादा, और अपना टूटा हुआ आईफोन उठाती गुस्से से लंबे लंबे ढक भरती उस जानिब बढ़ी जिस जानिब इस लड़की से टकराने वाला शख्स भागा था। वो लड़की अभी तेज तेज कदम उठाती राहदारी से बाहर निकली ही थी जब इसे वो शख्स सामने ही ग्राउंड में खड़ा नजर आया। 2 लड़कों ने इस शख्स को मजबूती से बाजू से पकड़ा हुआ था, जबकि एक लड़का और 2 लड़कियां बस इस शख्स को हैरानगी और परेशानी से देख रहे थे। जी हाँ, वो शख्स कोई और नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी का शैतानों का चाचा था। आप लोग समझ तो गए होंगे। जबकि इसे पकड़ने वाले जोयान और सलार थे। उमैस, मरियम और उंजिला पास खड़े थे। इनके सामने कामरान नामी शख्स को 2 तुर्क लड़के पकड़े खड़े थे, जबकि इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हजूम लगना शुरू हो चुका था। मशारिब कमाल को किसी की पिटाई करते देखना यूनिवर्सिटी की लड़कियों का फेवरेट काम था, मगर हाँ, जब भी वो लड़ रहा होता था कोई भी लड़की इससे बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि मरियम और उंजिला भी नहीं। इस शख्स का कोई भरोसा नहीं था। वो गुस्से में सामने खड़ी लड़की को भी थप्पड़ जड़ सकता था। जोयान और सलार इसे हमेशा झगड़े से रोकते थे, मगर हमेशा बेचारे अपनी जेब कटवाते थे। वो शैतानों का चाचा इतने गुस्से में भी इनमें से किसी एक की जेब खाली करना नहीं भूलता था। वो लड़की ये मंजर देखती गुस्से से आगे बढ़ी और फिर एक बेंच पर अपनी फाइल्स पटकती गुस्से से अपनी हील्स की टक टक करती आगे बढ़ी और सीधा जाती मशारिब, कमाल और कामरान के बीच में खड़ी हुई। जबकि इस लड़की की इतनी दीदा दलेरी पर सब लोग हैरान हुए। तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, पैसे निकालो अब मेरे मोबाइल के। छुट्टा नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। इस लड़की की बात पर मशारिब गुस्से से बोला और फिर जोयान और सलार की कमज़ोर पड़ती गिरफ्त से निकलता और कामरान का गिरेबान पकड़ गया। इससे पहले मशारिब कामरान के चेहरे पर मुक्का जड़ता वो लड़की गुस्से से मुड़ती मशारिब की हुडी खींचती से खुद के सामने कर गई, जबकि बाकी सब ने आंखें फाड़े इस दूसरी आफत को देखा। इस लड़की की इस हरकत पर मशारिब का गुस्से से बुरा हाल हुआ। मैंने कहा मेरे फ़ोन के पैसे रखो, भीख नहीं मांग रही मैं तुमसे। देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हयाम अज़मीर मलिक नाम है मेरा और मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती। हो गया तारुफ, अब तुम शराफत से मुझे मेरे मोबाइल के पैसे दो जो तुमने तोड़ा है। अगर तुमने नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। हयाम की बात पर मशारिब गुस्से से बोला तो हयाम ने चिल्लाते जवाब दिया, जबकि इसकी धमकी पर मशारिब ने वन साइडेड मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। नहीं दूंगा तो क्या करोगी, इस कमज़ोर से वजूद के साथ तुम कुछ नहीं कर सकती। आई बड़ी, नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। मशारिब तीखी मुस्कुराहट से बोलता आखिर में मुंह बनाता इसकी नकल उतार गया, जबकि कामरान को कब का इसके दोस्त ले जा चुके थे। अब स्टूडेंट्स खड़े हयाम और मशारिब का तमाशा देख रहे थे। उमैस के इशारा करने पर सलार और जोयान ने फ़ौरन से ग्राउंड खाली करवाया था। वो तीनों नहीं चाहते थे कि मशारिब सबके सामने इस लड़की से बदतमीजी करे, जबकि मशारिब के नकल उतारने वाली हरकत हयाम को अंदर तक जला गई। फिर हयाम मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और इसने मशारिब के दोनों कंधों पर इंतहाई नज़ाकत से हाथ रखे, जबकि इसकी इतनी नज़दीकी पर मशारिब का चेहरा लाल हुआ। इसे इस लड़की का यूं खुद के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अभी मशारिब कुछ बोलता या हयाम को खुद से दूर करता जब हयाम ने एक झटके से मशारिब के पेट में अपना तीखा घुटना मारा, तो मशारिब अपने पेट पर हाथ रखता कराकर पेट पकड़ता नीचे को झुका, जबकि हयाम पीछे को होती मशारिब को एक हाथ से पीछे को धक्का देती ज़मीन पर फेंक गई। फिर हयाम अपने दोनों हाथ बराबर लाती नज़ाकत से यूं झाड़ने लगी जैसे पता नहीं कितनी मिट्टी हाथ को लगी हो।
फिर हयाम ने झुककर मशारिफ की जेब से वॉलेट निकाला तो ज़यान की आंखें फैली। ये मेरा वॉलेट है, आप दूसरी जेब चेक करें, इसमें होगा इस कमीने का वॉलेट, उसमें से पैसे लें अपने। हयाम के हाथ में अपना वॉलेट देखते ज़यान ने मशारिफ को घूर कर देखते फ़ौरन से हयाम के हाथ से वॉलेट छीना तो हयाम ने घूर कर इसे देखा, जिस पर ज़यान फ़ौरन बोला तो हयाम ने इस नमूने को देखा जो पेट पकड़कर यूं करा रहा था जैसे इसने इसका गुर्दा बाहर खींच निकाला हो। अब तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। हयाम की बात पर मशारिफ सीधा होता ज़मीन पर लेटा अपने दोनों बाजू अपने सर के पीछे लेकर गया तो सब ने इस ड्रामा किंग को घूर कर देखा। तुम्हारी वजह से मेरा आज के लंच का काम खराब हुआ है, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम जैसे शख्स को जहर की पूरी खानी चाहिए। मशारिफ के सवाल पर हयाम गुस्से से बोली तो मशारिफ ने एक तपा देने वाली मुस्कुराहट से चेहरे पर सजाई। आंखों में चैलेंज था कि अपने फ़ोन के पैसे लेकर दिखाओ, जबकि इसकी चैलेंजिंग आंखें देखकर हयाम ने एक झटके से ज़यान के हाथ से वॉलेट छीना। तुम्हारे आज के लंच का बंदोबस्त, इधर दो मुझे ये वॉलेट। हयाम ज़यान का वॉलेट मशारिफ की आंखों के सामने लहराती बोली तो मशारिफ बोलता फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। फिर इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो मंजर देखा जहाँ पर मशारिफ कमाल साहब, शैतानों का चाचा जी, एक लड़की के पीछे भाग रहा था, जबकि वो लड़की कहका लगाती इससे डबल स्पीड में भाग रही थी। हयाम को हाई हील्स के साथ भागते देखकर मरियम और उन्जिला हैरान थी, जबकि अपना वॉलेट एक बार फिर छीनने के गम में ज़ोयान को अब गुस्सा आ रहा था। मैं तुम्हें मोबाइल के पैसे दे दूंगा, पहले वॉलेट दो मुझे। पहले पैसे रखो मेरे, फिर ले लो वॉलेट। मशारिफ जब भाग भाग कर थक गया तो फूली सांसों के दरमियान वो फ़ौरन बोला, जबकि इसकी बात सुनते हयाम ने भी फूली सांसों के दरमियान जवाब दिया तो मशारिफ ने गहरा सांस भरा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तुम्हारे आईफोन के पैसे नहीं हैं, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा था। आई एम सॉरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं दे सकता तुम्हें। एक्चुअली तुम दे सकते हो, मैं एक लड़की को ढूंढ रही हूँ, मुझे उस लड़की तक पहुँचा दो, मैं तुम्हें ये वॉलेट दे दूँगी। मशारिफ की बात सुनते और इसे अपनी गलती मानते और सॉरी करते देखकर हयाम फ़ौरन बोली तो मशारिफ ने अपना आईब्रो झुकाया। मैं मरियम अली नाम की एक लड़की को ढूंढ रही हूँ, वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। इसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है और वो लंबी गोरी सी लड़की है। तुम्हें कैसे पता? हयाम की बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि मशारिफ इसकी बात काटता बोला, जिस पर हयाम ने परेशानी से सवाल किया। क्योंकि वो मेरी दोस्त और मुंह बोली बहन है और वो वहीं ग्राउंड में खड़ी थी। अगर तुम वहीं कह देती तो मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट ना होती। अब चलो लेकर चलता हूँ तुम्हें इस किताबी कीड़े के पास, इसके पास जाकर ही मिलेगा, ऐसे तो नहीं दूंगी मैं। मशारिफ मुंह बनाता बोला तो हयाम ने हाँ में सर हिलाते कदम आगे की जानिब बढ़ाए, जब मशारिफ ने हाथ आगे करते इससे वॉलेट मांगा, जिस पर हयाम मुंह बनाती बोलती अपने सुनहरे बाल एक अदा से झटक गई, जिस पर मशारिफ मुंह के जाविये बनाता सीधा कैफे में आया। वो जानता था अब इसके सब दोस्त इसे इसी एक जगह पर मिलेंगे। ये है मरियम अली, अब दो मुझे। थैंक यू फॉर योर हेल्प। मशारिफ मरियम के पास खड़ा होता बोला तो मरियम ने परेशानी से इन दोनों को देखा। जब मरियम को देखते हयाम मुस्कुराती बोली और फिर इसने हाथ में पकड़ा वॉलेट आगे किया। इससे पहले मशारिफ वॉलेट पकड़ता हयाम इस वॉलेट को एकदम ही ज़ोयान को कैच करवा गई, जिस पर मशारिफ का दिल के सुनहरे बालों वाली चुड़ैल का गला दबा दे। तुम्हारा नाम हयाम नहीं हातिम ताई होना चाहिए था। हेलो मरियम, मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है, मैं उनके दोस्त की बेटी हूँ, रशिया से आई हूँ। आई थिंक उन्होंने तुम्हें बताया होगा। हाँ, बाबा ने बताया था कि उनके एक दोस्त की बेटी मिलने आएगी मुझसे। बाबा ने कहा था कि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, बताएं मैं कैसी हेल्प कर सकती हूँ आपकी। मशारिफ के जलकर बोलने पर हयाम इसे टोटल इग्नोर करती बोली तो मरियम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर हयाम ने हाँ में सर हिलाया। मुझे एडमिशन में तुम्हारी मदद चाहिए थी। तुम तो नहीं मिली मुझे, मगर एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मेरा एडमिशन भी हो गया। अब मुझे इस शहर में रहने के लिए कोई अपार्टमेंट या फ्लैट चाहिए। अगर तुम इसमें हेल्प कर सकती हो तो ठीक, वरना आई विल मैनेज। तुम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह सकती हो हयाम। मरियम, बैठने का तो कहो। हयाम की बात सुनते मरियम फ़ौरन बोली तो ज़यान इसे अक्ल देने वाले अंदाज में बोला, जिस पर मरियम ने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई। सॉरी, मैं भूल गई थी, आप बैठे ना। थैंक यू। मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती, मुझे खुली स्पेस चाहिए होती है और हॉस्टल्स में काफ़ी पाबंदियाँ होती हैं तो अगर कुछ और अरेंज हो जाता तो। हातिम ताई, तुम्हारे लिए फ्लैट या अपार्टमेंट नहीं, पिंजरा ढूंढना चाहिए जो हमें जू में मिलेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं, हाथी के साथ वाला पिंजरा खाली है आजकल, अच्छी बनेगी तुम्हारी उसके साथ। मरियम की बात पर हयाम फ़ौरन बोली तो मशारिफ ने मुंह बनाते जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुनते हयाम ने इसे घूरा। नहीं, मुझे हाथी की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, सुबह ही सुबह मुझे एक सांड टकर चुका है, मैं उसी को झेल कर थक गई हूँ, इसलिए हाथी को रहने दो। वैसे मैं भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं, मुझे वार्डन ने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, मगर मैं सोच रही थी फ्लैट या अपार्टमेंट हो तो इट्स गुड फॉर मी। मुझे आदत नहीं है एक रूम में 2 या 3 लोगों की, मैं अपना पर्सनल रूम रखना पसंद करती हूँ।
हयाम एक तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली तो सबने अपनी हंसी दबाई। फिर अंजुला फौरन बोली तो हयाम ने मुस्कुराते कंधे उचकाते जवाब दिया, तुम्हें अपार्टमेंट चाहिए तो समझो मिल जाएगा। क्यों, तुम स्टेट का काम करते हो? नहीं, मेरा दोस्त सलार स्टेट का काम करता है, पार्ट टाइम जॉब। ये तुम्हें अच्छा सा अपार्टमेंट दिलवा सकता है, मगर उसकी एक शर्त है। मशारिफ की बात पर हयाम ने मुंह बनाते सवाल किया तो मशारिफ फौरन बोला, जिस पर सलार ने इसे घूर कर देखा। हाँ ठीक है, वो पार्ट टाइम जॉब करता था, मगर गार्ड की, ना कि रियल एस्टेट की। जबकि मशारिफ की आखिरी बात पर हयाम ने मुंह बनाया। कैसी शर्त? तुम्हें हमें लंच करवाना होगा, वो भी अभी। फिर मेरा दोस्त तुम्हें अपार्टमेंट दिखा सकता है, अच्छा, सस्ता और टिकाऊ। अपनी डिमांड्स लिखवा देना, एक दो तो इसकी नज़र में होंगे भी। ठीक है, मुझे इस वक्त रिहाइश की बहुत ज़रूरत है। मेरी पहले वाली ऑनर ने अपना घर सेल कर दिया है और जो नए ऑनर हैं वो मुझे घर खाली करने का बोल चुके हैं। मैं तुम लोगों को लंच करवा देती हूँ, तुम प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सा अपार्टमेंट दिलवा दो, कोई ऐसा जहाँ एक लड़की इजीली रह सके। जो खाना है तुम लोग ऑर्डर कर दो, मैं अपनी फाइल्स लेकर आती हूँ, मैं पे कर दूँगी, डोंट वरी। हयाम के सवाल पर मशारिफ फौरन बोला तो हयाम पहले कुछ चुप हुई, मगर फिर हल्की मुस्कुराहट से सलार को देखती बोली और फिर सबको एक नज़र देखती उठकर वहाँ से चली गई। जबकि हयाम के जाने के बाद सलार ने इस शैतानों के चाचा जी की गर्दन पिछली साइड से पकड़ते दबाई। अबे साले, मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, स्टेट की नहीं। तेरे बाप ने मेरे नाम पर अपार्टमेंट लगाया था जो मैं उसे दिखा दूँ। कितनी गलत बात है मशारिफ, तुम इस बेचारी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। हम इससे कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि आज तुम सबको लंच मैं करवा देती हूँ। सलार, तुम अपने ओनर से बात कर लो, हो सकता है उसके पास कोई रूम खाली हो तो वो हयाम को दे दे। ओके, मैं मैसेज करके पूछता हूँ, आई विश कोई रूम मिल जाए। सलार गुस्से से बोला तो मरियम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर मशारिफ ने अपने चेहरे पर मासूमियत से जाई। फिर मरियम फ़ौरन बोली तो सलार ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। जबकि मशारिफ खुशी खुशी ऑर्डर देने लगा। इसके लंच का इंतज़ाम हो गया था, बाकी हर चीज़ की खैर है। जबकि इसकी शक्ल देखते हुए उन्जिला और रुमैस ने नफ़ी में सर हिलाया। इस भुक्कड़ को सिर्फ खाने से मतलब था। अभी इनका ऑर्डर आया भी ना था कि हयाम एक बार फिर आती इनके पास बैठी और फिर इसने अपनी हेज़ल आंखों से चश्मा उतारते टेबल पर रखा तो ज़ोयान पल भर के लिए इसकी हसीन नशीली हेज़ल आंखों में खो गया। तुम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया? हमने कर दिया और तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं। हम दोस्तों ने बारी लगाई हुई है और आज मेरी बारी है तो बस मैं पे करूँगी। तुम्हारी पसंद का मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने सैंडविच ही ऑर्डर कर दिया। अरे पर क्यों, मैं देती हूँ ना पैसे। हयाम की बात सुनते मरियम फ़ौरन बोली तो हयाम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया। अब तो तुम भी हमारी दोस्त हो गई हो, किसी और दिन तुमसे खा लेंगे। ओके ठीक है। उन्जिला की बात सुनते हयाम मुस्कुराती बोली। फिर इनका ऑर्डर आ गया तो सबने एक साथ हंसते मुस्कुराते लंच किया, जबकि ज़ोयान तो बस इस सुनहरे बालों वाली शहजादी में बार बार खोसा जाता था। इस वक्त वो सब दोस्त सलार के ओनर के बताए गए घर के बाहर खड़े थे। इस घर को देखते पहले तो सबने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गए। सलार का ओनर इन्हें घर दिखा रहा था, जबकि हयाम नाक मुँह चढ़ाती सलार के पास आई। सलार, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अगर मैं इस घर में रही तो मेरा दम घुटने की वजह से इंतकाल हो जाएगा। तुम प्लीज़ मुझे कोई और घर या फ्लैट दिखा दो। हयाम, मैं पार्ट टाइम जॉब तो करता हूँ, मगर गार्ड की, स्टेट की जॉब नहीं करता। इस बुक्कड़ ने तुमसे लंच खाने की खातिर झूठ बोला था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोई और जगह देख लेता हूँ। मैं लड़का होकर यहाँ ना रह सकूँ, तुम तो फिर लड़की हो, करता हूँ मैं कुछ। ओके थैंक्स, अभी यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ मज़ीद खड़ी नहीं हो सकती। हयाम की बात पर सलार फ़ौरन बोला तो हयाम ने परेशानी से इसे देखा, जबकि इसकी परेशानी समझते सलार फ़ौरन बोला तो हयाम ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया और वहाँ से बाहर की जानिब भागी। जबकि बाकी सब भी इस बदबूदार जगह से बाहर आ गए। फिर वो सब करीबी कॉफ़ी शॉप पहुँचे, इरादा कॉफ़ी पीने का था। फिक्र मत करो हयाम, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की जगह मिल जाएगी, परेशान मत हो। हयाम को परेशान देखते हुए मैस फ़ौरन बोला तो हयाम ने हाँ में सर हिलाया। तभी एकदम कॉफ़ी शॉप में शोर उठा तो सब लोग इस तरफ मुतवज्जा हुए। उन्जिला, जो अपनी कॉफ़ी लेती टेबल की तरफ बढ़ रही थी, अचानक से कुर्सी से टकराती इस कुर्सी पर बैठे शख्स पर कॉफ़ी का कप उल्टा आ गई। गरम गरम कॉफ़ी जब इस शख्स पर गिरी तो वो बिलबिलाता उठ खड़ा हुआ। इसकी सफ़ेद शर्ट और ब्लैक जीन्स कॉफ़ी गिरने की वजह से दागदार हो चुकी थी। इस शख्स का चेहरा काले मांस से ढका था, जबकि ग्रे आंखें बर्फ सी ठंडी थीं, जिनसे वो सामने खड़ी कपकपाती लड़की को घूर रहा था। अपनी कॉफ़ी गिरते देखकर उन्जिला ने फ़ौरन से अपने मुंह पर हाथ रखा। वो परेशानी से इस शख्स को देखने लगी, जो इसे अपनी बर्फ सी ठंडी ग्रे आंखों से देख कम घूर ज़्यादा रहा था। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गई। क्लीन किस, पागल लड़की। उन्जिला की बात सुनते वो लड़का ठंडे से लहजे में बोला और फिर बिना उन्जिला की बात सुने काउंटर की जानिब बढ़ गया, जबकि उन्जिला मुंह लटकाती टेबल पर आकर बैठी। तुम ठीक हो उन्जिला? रिलैक्स यार, एक कॉफ़ी ही तो थी, और आ जाएगी। मैंने जानबूझकर नहीं गिराई थी मैस, और मेरे पास अब मज़ीद कॉफ़ी ख़रीदने के पैसे भी नहीं हैं। अच्छा,
तो मेन रोना ये है तुम्हारा। उमैस के सवाल पर उंजिला ने सूसू करते हाँ में सर हिलाया तो उमैस फौरन बोला, जिस पर उंजिला अपने आंसू साफ करती बोली तो इसकी मासूमियत पर सबने अपनी हंसी दबाई। जबकि मशारी मुंह बनाता बोला तो उंजिला ने घूर कर इसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती किसी ने हाथ बढ़ाते कॉफी का एक कप टेबल पर उंजिला के आगे रखा, जिस पर सबने हैरानगी से इस दूधिया सफेद हाथ के मालिक को देखा जिसने कॉफी का कप पकड़ रखा था। वो वही शख्स था जिस पर अभी हमारी मासूम सी उंजिला बाजी कॉफी का कप फेंक कर आई थी और अब टेबल पर बैठकर रोने का शुगल फरमा रही थी। योर कॉफी। अभी सब हैरानगी से इसी शख्स को देख रहे थे जब उंजिला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, मगर वह शख्स टेबल पर कॉफी रखता दो लफ्ज बोलता बाहर की जानिब बढ़ चुका था। जबकि इस शख्स के जाने के बाद मरियम ने उंजिला को मुस्कुरा कर देखा तो उंजिला ने नजरें झुकाई। इसे समझ न आई कि वो ये कॉफी इसे क्यों देकर गया है, हालांकि कॉफी इससे खुद गिरी थी। इस शख्स का तो बस इतना कसूर था कि वो उस कुर्सी पर बैठा था। और फिर उंजिला को ये भी समझ न आई कि वो ये कॉफी पिए या नहीं। ऐसे ही किसी गैर शख्स से कॉफी लेकर पीना उंजिला को तो अच्छा नहीं लग रहा था। न समझ आ रहा था कि वो ये कॉफ़ी से क्यों देकर गया है। अब पी भी लो, इसे ठंडी हो जाएगी तो फिर रोने लग जाना। अब ये तो ठंडी हो गई या अब मैं क्या करूं? मगर मैं ऐसे किसी भी शख्स की दी गई कॉफ़ी कैसे पी सकती हूँ? अगर इसने कुछ मिलाया हुआ तो मैं क्या करूँगी फिर? ओहो अंजिला, फ़िक्र मत करो, वो शख्स कॉफ़ी रखकर जा चुका है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो यहीं कहीं पर वेट करता। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इस कॉफ़ी में कुछ है, लेकिन अगर फिर भी हुआ तो हम सब हैं ना, हम देख लेंगे। तुम फ़िक्र मत करो, बस अपनी कॉफ़ी एंजॉय करो, परेशान मत हो, कुछ नहीं है। उंजिला को सर झुकाए देखकर मशारी फ़ौरन बोला तो उंजिला ने मुंह बनाते जवाब दिया, और वो कह भी ठीक रही थी। जबकि इसकी बात सुनते हयाम फ़ौरन बोली तो उंजिला को कुछ हौसला हुआ। हयाम ठीक कह रही थी, अगर इसे कुछ हो भी जाता तो इसके दोस्त थे, इसे संभाल लेते। इसे इन सब पर इतना तो भरोसा था ही। हयाम की बात पर उंजिला ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का एक सिप लिया तो मरियम ने इसे छेड़ना शुरू किया, जिस पर बाकी सभी हंसने लगे। जबकि आज पहली बार इन 4 लड़कों ने इसे यूं शर्माकर लाल होते देखा था। क्या हुआ, तुम कॉफ़ी नहीं पी रही? मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद आया। अगर तुम लोगों में से कोई लेना चाहे तो ले सकता है, मुझे ये पसंद नहीं आई। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं पी लूँगा। ज़ोयान के सवाल पर हयाम मुंह बनाती बोली तो मशारिब ने फ़ौरन जवाब दिया। जबकि बाकी सब इस बुक्कर को देखकर रह गए। वो दुनिया का पहला ऐसा शख्स था जिसका बाप और भाई तो बिजनेसमैन थे, मगर वो शख्स यूं जाहिर करता था जैसे अल्लाह माफ़ करे इसके घर फाकों की नौबत आई हुई हो। मशारिब साहिब अपना कप पीने के बाद हयाम का कप भी पी चुके थे, जबकि इसके दोस्त तो बस यही सोच रहे थे कि ये इतना सब कुछ डालता कहाँ है। कभी कभी इन्हें गुमान होता था कि अल्लाह ने मशारिब कमाल के साथ पेट नहीं कुआं लगाया है, जिसमें वो सब कुछ बस उंडेलता रहता था, मगर फिर भी इसका कुआं खाली ही रहता था। कॉफ़ी पीने के बाद वो सब दोस्त उठते अपने अपने घरों को रवाना हुए, जबकि सालार अपनी जॉब पर चला गया। आज जब नाइट किंग अपने मेंशन पहुंचा तो इसकी वाइट शर्ट पर कॉफ़ी का दाग देखते इसके मुलाजिम हैरान हुए। कौन नहीं जानता था कि नाइट किंग कितना सफाई पसंद है। इसे हर वक्त हर चीज़ साफ़ सुथरी और एकदम परफेक्ट चाहिए होती थी। अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ गंदी होती या उसकी मर्ज़ी के बगैर इधर उधर होती तो वो किंग मेंशन में फसाद बर्पा कर देता था। पूरी डार्क वर्ल्ड में नाइट किंग वो वाहिद शख्स था जो अगर किसी को मौत के घाट उतारता भी था तो इतनी सफाई और सलीके से कि इसके हाथों और कपड़ों पर एक भी खून का कतरा नहीं लगता था। यही वजह थी कि शाजिल मिराज और पाशा भी इसे नाइट किंग के साथ साथ साइको भी बोलते थे, क्योंकि इन दोनों का मानना था जब तक आप खून से न भर जाएं तब तक किसी को मौत के घाट उतारने का मज़ा नहीं आता। आज किंग मेंशन के मुलाजमों ने नाइट किंग में सिर्फ एक ये तब्दीली नहीं देखी थी कि वो गंदी शर्ट के साथ आराम सुकून से घूम रहा था, बल्कि इसकी आंखें जो हमेशा बर्फ से ठंडी रहती थी आज इनमें एक अलग ही चमक थी जिसे कोई भी पहचानने से कासिर था। यहाँ तक कि खुद नाइट किंग भी अपनी इन तब्दीलियों पर हैरान था। वो अपने मेंशन में आता सीधा अपने कमरे में गया और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता वो अपनी काली जैकेट और काला मास्क उतारकर सोफे पर फेंक गया और फिर आता शीशे के सामने खड़ा हुआ तो अपनी शर्ट देखते इसे एक बार फिर वो मंजर आईने में नजर आने लगा जब इस लड़की ने इस पर कॉफ़ी फेंकी और फिर कपकपाते हुए सॉरी बोली और फिर इसे जलाने के बाद अपने दोस्तों में बैठकर कॉफ़ी गिरने पर रोने का शुगल फरमा रही थी। इस लड़की को याद करते नाइट किंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। पागल लड़की। फिर नाइट किंग अपना सर झटककर बड़बड़ाता हुआ हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी अलमारी से अपनी दूसरी शर्ट निकाल गया। अपनी सफ़ेद शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकते इसने अपने कटावदार कसरती सीने पर हाथ फेरा, जहां पर गरम गरम कॉफ़ी गिरने की वजह से स्किन झुलस कर हल्की गुलाबी हो चुकी थी। फिर वो शख्स अपनी अलमारी के ड्रॉर से क्रीम निकालता अपने सीने पर लगाने लगा। अभी इसने अपनी उंगली पर क्रीम लगाते उंगली सीने पर रखी थी कि न जाने इस डॉन के दिल में क्या समाई, जो वो अपनी उंगली वापस से पीछे कर गया और फिर अपना हाथ टिश्यू से साफ
करता, बिना क्रीम लगाए अपनी काली शर्ट पहन गया। फिर वो जाता अपने बिस्तर पर लेटा। इरादा कुछ देर आराम करने का था। काफ़ी देर बेड पर लेटे करवटें बदलते जब किंग थक गया तो वो झुंझलाकर उठ बैठा। उफ, क्या मसला है तुम्हें? क्यों मेरे जहन से नहीं निकल रही? किंग अपना सर अपने दोनों हाथों में थामता गुस्से से बड़बड़ाया। फिर चंद लम्हे लंबे लंबे सांस लेता खुद को रिलैक्स करने लगा। फिर फ़ोन उठाता कान को लगा गया। आज कॉफ़ी शॉप में जिस लड़की ने मुझ पर कॉफ़ी फेंकी थी, मुझे उसकी हर एक डिटेल अगले आधे घंटे में चाहिए। कॉल रिसीव होते ही किंग ठंडे बेतासुर लहजे में बोलता बिना अगले का जवाब सुने कॉल काट गया। और फिर नाइट किंग के हुक्म के मुताबिक आधे घंटे तक उंजिला फारूक की तस्वीर और इसके साथ इसकी पूरी डिटेल्स नाइट किंग के मोबाइल में मौजूद थी। इसकी डिटेल्स पढ़ते नाइट किंग वन साइडेड मुस्कुराया और फिर अपनी काली जैकेट और काला मास्क पहनता गाड़ी की चाबी उठाता वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ गया। अलवीना ने कमाल साहिब और इनकी जोजा मोहतरमा का वलीमा हफ्ते का दिन रखा था। वो वलीमा का फंक्शन कमाल साहिब के फार्म हाउस पर करने का इरादा रखती थी। अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को, कमाल साहिब के जानने वालों को, जाजिब और मशारिब के दोस्तों को, सबको वो इनविटेशन भेज चुकी थी। मशारिब ने अपने सब दोस्तों को उनकी फैमिलीज के साथ मदऊ किया था। मरियम, उमैस और जोयान की फैमिलीज वलीमा के फंक्शन में जाने का इरादा रखती थीं, जबकि सलार और उंजिला की फैमिलीज पाकिस्तान में होने की वजह से नहीं आ सकती थी। जोयान की फैमिली तो जैसे जोयान से मिलने का बहाना मिल गया था, इसलिए वो सब तुर्की आने का इरादा रखते थे। आज अलवीना, जाजिब और इनकी छोटी सी क्यूट लिटिल मॉम वलीमा के फंक्शन के लिए शॉपिंग करने आए थे। कमाल साहिब एक मीटिंग की वजह से इनके साथ नहीं आ सके थे और मशारिब साहिब को तो वैसे ही शॉपिंग से एलर्जी थी। इसकी अपनी शॉपिंग भी शुरू से ही अलवीना करती आई थी। इस वक्त जाजिब, अलवीना और उनकी क्यूट लिटिल मॉम मॉल ऑफ इस्तांबुल में घूमते ब्राइडल ड्रेसेस पसंद कर रहे थे। जाजिब को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर अलवीना की घूरियों पर वो खामोशी से अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुंह पर बेजारियत से जैन के पीछे पीछे चल रहा था। जाजिब, क्या तुम हमारे लिए मैंगो जूस ले आओगे? जाजिब की बेजारियत और अपनी लिटिल मॉम की परेशानी देखकर अलवीना ने हल्के गुस्से से सवाल किया तो जाजिब गहरा सांस लेता जूस कॉर्नर की तरफ बढ़ा, जबकि अलवीना अपनी लिटिल मॉम के साथ एक बुटीक में आ गई। मैं ही कब से सब कुछ देख रही हूँ। वलीमा आपका है, आप अपनी पसंद का ड्रेस ले लें। मगर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने यूं ही फंक्शन रख लिया। इतना ज़रूरी तो नहीं था ये सब करना। क्यों ज़रूरी नहीं था? अरे भाई, अब सबको बताना भी तो है कि आप मिसेस कमाल हैं। और अगर आप ये सब जाजिब की वजह से बोल रही हैं तो टेंशन मत लें, वो इतनी जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है, इसलिए ऐसा है। मगर यकीन माने, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है। अलवीना की बात पर शीजल सर झुकाए बोली तो अलवीना ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर शीजल ने अलवीना को देखा तो अलवीना कुछ परेशान हुई। क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह लें, मैं माइंड नहीं करूँगी। क्या हम कुछ देर के लिए बैठकर बात कर सकते हैं? दरअसल मैं नहीं चाहती हम सब अपनी ये नई ज़िंदगी यूँ एक दूसरे से कुछ भी बोले बगैर शुरू करें। बात तो सही है आपकी, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं भी जानना चाहती हूँ। शीज़ल की आंखों में हल्की नमी देखते अलवीना परेशानी से बोली तो शीज़ल ने सर झुकाते जवाब दिया, जिस पर अलवीना गहरा सांस भरती बोली और फिर वो शीज़ल को लेती फूड कोर्ट में आ गई। फूड कोर्ट के एक अलग थलग हिस्से में बैठते इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखें, मैं नहीं जानती आपकी शादी बाबा से कैसे और क्यों हुई, मगर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि कोई ऐसी वजह तो ज़रूर है जो बाबा ने अपने दोनों जवान बेटे छोड़कर खुद आपसे निकाह किया। मेरा नाम शीज़ल अख्तर है। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ। अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर मुझ में एक बहुत बड़ी खामी रखी है और यही खामी मेरी ज़िंदगी का अजाब बन गई है। मैं बांझ हूँ, यानी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी सगी 3 बहनें और 4 भाई हैं और सब बिल्कुल अच्छे और सेहतमंद हैं। वाहिद एक मैं ही हूँ जिसमें अल्लाह ने ये खामी रखी है। मैं पाकिस्तान के शहर मुल्तान के एक छोटे इलाके में रहने वाली लड़की हूँ। हमारा छोटा सा घर था जिसमें हम सब एक साथ रहते थे। मेरी इस खामी की वजह से मेरे सगे बहन भाई भी मुझसे चिढ़ खाते थे, क्योंकि सबका कहना था मैं सिर्फ अपने माँ बाप पर बोझ हूँ। मगर अम्मी हमेशा कहती थी मैं उन पर बोझ नहीं हूँ। अल्लाह ने मेरे नसीब में बहुत अच्छा लिखा होगा और अभी जो ये रिश्तेदार और बहन भाई मुझे बातें करते हैं वही मुझे सर आंखों पर बिठाएंगे और मैं हमेशा चुप हो जाती थी। पहले तो मैं अम्मी और अब्बू के घर रहती थी तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता था, मगर फिर एक दिन मेरे सबसे बड़े भाई ने अब्बू का घर बेच दिया। इसे बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वो मुझे और अम्मी और अब्बू को अपने घर ले गया, मगर भाभी हमेशा मेरी खामी के ताने देती और मुझे बोझ कहती थी। भाई का बिजनेस तो ठीक चल गया, मगर मैं और अम्मी अब्बू सड़क पर आ गए। अब्बू अम्मी अपने घर बिकने की टेंशन लेते बीमार पड़ गए। आपके बाबा और मेरे अब्बू बचपन के दोस्त हैं। आपके बाबा हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं और मेरे अब्बू भी आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरी अम्मी
और अब्बू ने बहुत जगह मेरा रिश्ता देखा, मगर जब उन्हें यह पता चलता कि मैं बांझ हूँ तो वो रिश्ते से इनकार कर जाते। मेरी फूफो ने अब्बू को मशवरा दिया कि किसी बच्चे वाले से या शादीशुदा शख्स से कर दो, जिस पर अब्बू चुप हो गए। वो ऐसे घर में कैसे शादी करते जहाँ पहले से ही एक बीवी मौजूद हो। अब्बू ने सोच लिया कि वो मुझे हमेशा अपने पास रखेंगे, और मैंने भी सोच लिया मैं अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करके जन्नत कमाऊंगी। बस फिर यूं ही ज़िंदगी गुजरने लगी। मैंने और अम्मी अब्बू ने मेरी शादी का ख्याल जहन से निकाल दिया, मगर मेरे बहन भाई और रिश्तेदारों ने यह ख्याल ना निकाला। फिर अचानक एक दिन अब्बू को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने बताया कि अब्बू ने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक आया, और सब ने इस हार्ट अटैक का कसूरवार भी मुझे ठहराया। अब्बू की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती कि मेरे अब्बू का साया मेरे सर से ना छीने, क्योंकि अगर अब्बू को कुछ हो जाता तो मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह जाती। मगर शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में कुछ और लिखा था। जब अब्बू की तबीयत का आपके बाबा को पता चला तो वो फ़ौरन पाकिस्तान आ गए। उन्होंने अब्बू का, मेरा और अम्मी का बहुत ख्याल रखा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई था नहीं। मेरे बहन भाई अब्बू और अम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी बहुत ख्याल रखती थी, मगर मेरा ख्याल कोई नहीं रखता था। वो आपके बाबा ही थे जिन्होंने मेरा ख्याल रखा और मुझे अच्छा खिलाया पिलाया। आपके बाबा के आने के बाद तो जैसे मेरे अब्बू हर परेशानी से ही आज़ाद हो गए। आपके बाबा को देखने के बाद मेरे अब्बू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो ज़्यादातर बेहोश ही रहते, यूं जैसे हर टेंशन से आज़ाद हो गए हों। मुझे याद है मैं अपने अब्बू के पास कमरे में बैठी थी। वो बेहोश थे बिल्कुल। डॉक्टर का कहना था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं उनके पास बैठी रो रो कर उन्हें बता रही थी कि मुझे कोई नहीं बुलाता। सब कहते हैं कि मेरी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी है, मैं बोझ हूँ इस दुनिया पर। मैं अभी ये सब इन्हें बता ही रही थी कि पता नहीं कब आपके बाबा आकर मेरे पास खड़े हुए। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। इस वक्त मुझे आपके बाबा से ज़्यादा कोई मजबूत सहारा ना मिला। मैं आपके बाबा के सीने से लगकर बहुत रोई। उन्होंने मुझे चुप करवाया, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया, मुझे प्यार किया, और फिर वो मुझे बाबा के पास से ले गए। वो मुझे पता नहीं कहाँ इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स वाली जगह पर ले गए। पता नहीं कैसे, मगर उन्हें मालूम हो गया था कि मैं भूखी हूँ। आपको पता है उस दिन मैंने 2 दिन बाद पेट भरकर खाना खाया था। मैं खाना खाती रही और वो मुझे समझाते रहे कि मुझे अब्बू के सामने रोना नहीं है, मुझे इनकी मजबूत बेटी बनना है और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब देख लेंगे। मुझे बस अब्बू के साथ अच्छा टाइम गुजारना है। मैंने उनकी सारी बातें मान ली और जैसे जैसे वो बोलते गए मैं करती गई। फिर एक दिन जब मैं अब्बू से मिलने हॉस्पिटल आई तो मैंने आपके बाबा को अब्बू पर गुस्सा होते देखा। मुझे नहीं पता था वो किस बात पर गुस्सा है, मगर अब्बू पूरे होश में थे उस दिन और आपके बाबा का हाथ पकड़कर इनकी मिन्नतें कर रहे थे। फिर आपके बाबा ने मेरे अब्बू को कहा कि वो फ़िक्र ना करें, वो जाजिब को अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान बुला लेते हैं और मेरी पूरी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं। मगर मेरे अब्बू ने फ़ौरन जवाब दिया कि वो नहीं चाहते कि जाजिब उनका दामाद बने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं खामोशी से दरवाजे पर खड़ी अब्बू को और आपके बाबा को बस देखती गई। फिर अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले कि वो मेरी ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला लें, क्या मुझे एतराज़ है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो अब्बू ने कहा कि वो चाहते हैं मैं आपके बाबा से निकाह कर लूँ। मैं तो खामोश रही, मैं भला से क्या कहती। मगर आपके बाबा ने कहा कि इन्हें इस निकाह से एतराज़ है। मैं तो उनके छोटे बेटे से भी छोटी हूँ। वो यही चाहते हैं ना कि मेरी ज़िम्मेदारी आपके बाबा उठाएं, तो वो उठाएंगे, मगर खुद निकाह नहीं करेंगे। अपने बेटों में से किसी से भी करवा देंगे। मगर अब्बू ने साफ कहा कि वो नहीं चाहते उनकी बेटी किसी पर बोझ बने। अगर तुम अपने किसी बेटे से मेरी बेटी की शादी करवाओगे तो वो तुम्हारे बेटे पर बोझ बन जाएगी, लेकिन अगर तुमसे निकाह होगा तो मेरी बेटी बोझ नहीं बनेगी। मैं तो बस खामोशी से सर झुकाए दोनों को सुनती रही। आपके बाबा ने बहुत बहस की अब्बू से, मगर अब्बू ने एक ना सुनी और आपके बाबा को अपने बचपन की दोस्ती की कसम दे दी। और फिर आपके बाबा ने इस कसम में बनते मजबूरी में मुझसे निकाह कर लिया। मेरे अब्बू और मेरे बड़े भाई इस निकाह में शामिल थे। निकाह के बाद अब्बू ने मुझे आपके बाबा की जिम्मेदारी में दिया। निकाह के बाद भाई अब्बू के पास हॉस्पिटल में ही रुके, जबकि आपके बाबा मुझे अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले गए। वो रात आपके बाबा और मैंने बहुत टेंशन में गुजारी। मेरे लिए तो सब कुछ नया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस शख्स को मैं बचपन से अपने बाप की तरह समझती आई हूँ, एक दिन उसी शख्स के निकाह में चली जाऊंगी। मेरे अब्बू मेरी सारी जिम्मेदारी आपके बाबा पर डालने के बाद पुरसुकून हो गए और फिर अपनी सारी जिम्मेदारी ख़त्म होने पर सुकून में चले गए। मेरे अब्बू मुझे छोड़कर चले गए। सुबह जब मैं और आपके बाबा हॉस्पिटल पहुँचे तो मुझे पता चला अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत रोई उस दिन। मुझे लगा शायद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ, मगर मैं भूल गई थी कि मैं अकेली तो नहीं हूँ।
अब्बू उस शख्स पर मेरी ज़िम्मेदारी डालकर गए हैं जो बहुत अच्छे हैं। आपके बाबा वाक़ई बहुत अच्छे हैं। कभी-कभी मैं उनके सामने खुद को हक़ीर समझती हूँ। वो बहुत आला ज़र्फ़ के हैं। हमारे निकाह को 1 महीना हो चुका है और उन्होंने आज तक मुझे मेरी ख़ामी का ताना नहीं दिया। अब्बू की डेथ के बाद आपके बाबा मुझे वापस फ़ार्म हाउस ले गए। इस दिन उन्होंने मुझ पर पहली दफ़ा अपना हक़ जताया। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब शीज़ल अख्तर नहीं रही, मैं अब शीज़ल कमाल हो गई हूँ। कमाल एम्पायर के मालिक की बीवी हूँ अब मैं। और मैं अब जहाँ भी जाऊँगी लोग मुझे इन्हीं के नाम से जानेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी इस रिश्ते को समझो। मुझे तो कुछ समझ ना आया वो ये सब क्यों बोल रहे हैं। मैं बस रोते हुए इनकी बातें सुनती गई। फिर इन्होंने मुझे अलमारी से कपड़े निकाल कर दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतने खूबसूरत और महंगे कपड़े देखे थे। मैं रोना भूलती बस इन कपड़ों को देखती गई। मैं ये भी भूल गई कि मुझे मेरे अब्बू की तदफीन में जाना है। मुझे स्टिल होते देखकर आपके बाबा ने मुझे बाजू से पकड़ते झंझोड़ कर होश दिलाया और मुझे जल्दी से कपड़े बदल कर फ्रेश होने को कहा। और मैं इतनी बेवकूफ़, मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने गुस्से से वो कपड़े ज़मीन पर फेंक दिए और चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है और आप चाहते हैं मैं तैयार हूँ। मैं तो यही समझी थी कि हमारी नई-नई शादी की वजह से वो मुझे तैयार होने का कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने 3 दिन से कपड़े नहीं बदले थे। अब्बू के हॉस्पिटल में होने की वजह से मैं अपना होश भूल बैठी थी। मेरे गुस्सा होने पर उन्होंने मुझे समझाने की बजाय ज़ोर-ज़ोर से डाँटना शुरू कर दिया और उनकी डाँट से मुझे समझ आया कि मैंने 3 दिन से कपड़े नहीं बदले। अब अगर मैं ऐसे उनके साथ अपने घर गई तो लोग मुझे उनकी मासी ही समझेंगे। मैं चुपचाप से कपड़े लेती वॉशरूम में चली गई। मैं जल्दी-जल्दी फ्रेश हुई और फिर आपके बाबा के साथ भाई के घर आ गई, जहाँ पर अब्बू को लाए थे। मेरी अम्मी और अब्बू हमेशा कहते थे कि देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी यही बहन-भाई और रिश्तेदार तुम्हें सर आँखों पर बिठाएँगे। मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं आता था, मगर उस दिन बाबा को खोने के बाद मुझे इस बात पर यकीन आ गया। मेरे और आपके बाबा के निकाह के बारे में सबको पता चल चुका था। आपके बाबा की इतनी बड़ी गाड़ी और इनकी रेपुटेशन देखकर, मेरे इतने अच्छे महँगे सूट देखकर वही रिश्तेदार जो मुझे बोझ समझते थे, मुझे इज़्ज़त देने लगे। मैंने अपना मुकाम तो पा लिया मगर अब्बू को खो दिया। अब्बू की तदफीन के बाद मैं भाई के घर अम्मी के पास ही रही और आपके बाबा ने मुझे अपने साथ चलने के लिए फ़ोर्स भी नहीं किया। फिर 3 दिन बाद वो मुझे भाई के घर लेने आए मगर मैंने उनके साथ जाने से साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे बिल्कुल फ़ोर्स नहीं किया मगर इतना ज़रूर कहा कि वो अब मज़ीद पाकिस्तान में नहीं रुक सकते, उन्हें वापस तुर्की जाना है और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि अपनी फ़ैमिली से मुझे मिलवा सकें। मेरे पेपर्स वो रेडी करवा चुके हैं। अब जब मैं हामी भरूँगी तो वो टिकट्स बुक करवा लेंगे। उनके बिज़नेस का बहुत लॉस हो रहा है। वो 1 हफ़्ते बाद तुर्की जाने का इरादा रखते हैं। मैंने उनसे कहा मुझे तुर्की नहीं जाना, मैं यहाँ अम्मी के पास ही ठीक हूँ। वो वापस चले जाएँ। जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगे और ना अब दोबारा साथ चलने का बोलेंगे। ये मेरा फ़ैसला होगा मैं कब वापस घर आती हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे शौहर का घर ही अब मेरा घर है। भाई के घर पर अब मेरा कोई हक़ नहीं। उन्होंने कहा वो अगले हफ़्ते तुर्की चले जाएँगे और फिर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने पक्का इरादा किया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। जब ये सारी बात मैंने अम्मी को बताई तो उन्होंने मुझे समझाया। मेरी ही ज़िंदगी में से मुझे मिसालें दी, जिस पर मैं आपके बाबा के साथ तुर्की आने पर राज़ी हो गई। मैंने अम्मी से कहा अब जब वो मुझे वापस आने का बोलेंगे तो मैं चली जाऊँगी। और अम्मी इस बात पर खुश हो गईं कि चलो उनकी आखिरी बेटी भी अपने घर की हो गई। आपके बाबा रोज़ मुझे फ़ोन करते, हाल-चाल पूछते, अम्मी की तबीयत पूछते। मैंने खाना खाया या नहीं ये भी पूछते, मगर मुझे वापस आने का ना कहते। इन्होंने दोबारा मेरे सामने वापस आने का ज़िक्र भी ना किया। जब अम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं अपने घर कब जाऊँगी तो मैंने अम्मी को बताया कि वो फ़ोन तो रोज़ करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख़्याल भी करते हैं, मगर मुझे वापस आने का नहीं कहते। अब मैं क्या करूँ? शायद वो नाराज़ हैं। मैंने उनके साथ जाने से इनकार जो किया था, तो अम्मी ने समझाया कि वो नाराज़ होते तो कभी फ़ोन ना करते। वो रोज़ फ़ोन इसीलिए करते हैं ताकि तुम खुद उनसे वापस आने की बात करो। अब जब अगली बार फ़ोन आए तो मैं उन्हें बोल दूँ कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैंने समझकर हाँ में सर हिला दिया। फिर जब अगले दिन आपके बाबा का फ़ोन आया तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैं उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हूँ, जिस पर वो खुश हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी टिकट बुक करवा लेते हैं। मैं 2 दिन अम्मी के पास मज़ीद रुक जाऊँ, फिर जुम्मा को वो मुझे ले जाएँगे और हफ्ते को इनके साथ तुर्की चलूँगी। जुम्मे को घर आकर अपनी पैकिंग कर लूँ। मैं मान गई और फिर जुम्मे को आकर वो मुझे अपने फ़ार्म हाउस ले गए और फिर हफ्ते को हम लोग तुर्की आ गए। बाकी आगे का तो आप सब जानती हैं। मुझे नहीं पता था आपकी लाइफ में इतना कुछ है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आप अब बाबा की बीवी हैं और हम तीनों के लिए काबिल एहतराम। आप फ़िक्र मत करें, आप हमारी क्यूट लिटिल मॉम हैं। अलवीना के परेशानी से बोलने पर शीज़ल ने जवाब दिया। वो बोलना शुरू हुई तो सब कुछ बोलती चली गई और अपनी सारी ज़िंदगी अलवीना के सामने रख दी। शीज़ल की इतनी टफ लाइफ सुनते अलवीना और पिलर के पीछे खड़े जाज़िब की आंखें नम हुई।
वो इन दोनों को ढूंढता यहाँ आया था। अलवीना का सवाल सुनते वो वहीं पिलर के पीछे खड़ा हो गया। जानता तो वो भी था इसके बाप ने यकीनन किसी मजबूरी की वजह से ये कदम उठाया होगा और बस वही मजबूरी सुनने के लिए वो खामोशी से जूस हाथ में पकड़े खड़ा रहा। शीजल की बात सुनते अलवीना मुस्कुराती बोली तो शीजल ने नजरें झुकाईं। तभी जाजिब अपनी नम आंखें साफ करता इनके पास आया। कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ बज्जो, आपका नौकर नहीं जो हाथ में जूस लेकर पूरे मॉल में आपको ढूंढता फिरूं। गरम जूस लेकर आए हो? वो देखो वो सामने काउंटर है, जाओ शाबाश मेरी बहन जाकर जूस में बर्फ डलवा कर लाओ, जाओ। जाजिब की बात पर अलवीना ने जूस उठाते मुंह को लगाया, फिर फौरन बोली तो जाजिब मुंह बनाता इशारा करता बोला, जिस पर अलवीना खामोश हो गई। मगर मुकाबिल जाजिब कमाल था। जब तक अलवीना काउंटर पर बर्फ डालने ना गई तब तक इसने भी इसे रिहाई ना बख्शी। अलवीना के जाने के बाद जाजिब पंजों के बल शीजल के सामने बैठा तो शीजल कुछ हैरान हुई। आई एम सॉरी, मगर मैं आपकी सारी स्टोरी सुन चुका हूँ। मुझे पहले भी इस निकाह से कोई एतराज़ नहीं था, मगर मैं बस जानना चाहता था कि बाबा ने ये कदम क्यों उठाया। मगर अब सब जानकर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपको हर्ट किया। आई एम रियली वेरी सॉरी मॉम। जाजिब सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, तुमने मुझे मॉम कह दिया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। जाजिब की बात सुनते शीजल फ़ौरन बोली और फिर मुस्कुराती हुई उसके सर पर हाथ फेर गई, जिस पर जाजिब ने मुस्कुराकर इसे देखा। फिर वो शीजल को लेता अलवीना की तरफ बढ़ा और इससे लेकर वो जूस बिन करते नए जूस का ऑर्डर दे गया, जबकि अलवीना और शीजल मुस्कुराती शॉपिंग करने लगी। तारीख थी 5 अप्रैल, शहर था पेरिस और वक्त था सुबह के 9 बजे का। मंजर था सहगल पैलेस का, जहाँ पर इस वक्त सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही थी। मलाइका सहगल किचन में खड़ी मुलाजमों को जल्दी जल्दी नाश्ता टेबल पर लगाने का बोल ही रही थी जब जब्बार सहगल आते डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। इनके उल्टे हाथ की सीटों पर 3 नौजवान लड़के बैठे थे, इमरान सहगल, इब्रार सहगल और शहराम सहगल, जबकि इनके सामने वाली नशिस्त पर मलाइका सहगल आकर बैठी थी और फिर सबने नाश्ता शुरू किया था। बेगम, अनाइज़ा कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगी? आपकी भतीजी को रोने और सोने से फुर्सत मिले तो वो कुछ और करे। वो बच्ची है अभी, उसका दुख बहुत बड़ा है। हम में से कोई भी भाई और भाभी की मौत का ज़ाला नहीं कर सकता। जब्बार के सवाल पर मलाइका गुस्से से बोली तो जब्बार ने अफसरदगी से जवाब दिया, अनाइज़ा सहगल इनके भाई हमजा सहगल की इकलौती बेटी थी, जो 2 दिन पहले ही पेरिस अपने चाचू के यहाँ मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हुई थी। अनाइज़ा सहगल 18 साल की इंतहाई खूबसूरत और मासूम लड़की थी, जिसे इसके माँ बाप ने बहुत नाजों से पाला था। ये बात 1 हफ्ता पहले की है जब हमजा सहगल और इनकी अहलिया अनाया सहगल अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी की शादी में गए थे। हमजा और अनाया ने अनाइज़ा को बहुत बार अपने साथ चलने को कहा था, मगर वो ज़िद्दी और ढीठ लड़की नहीं मानी थी। इसे वैसे भी भर भर कर तैयार होने की आदत नहीं थी। वो सादा से लिबास में रहना पसंद करती थी, मेकअप के नाम पर लिपस्टिक लगाकर अपनी माँ के सर पर एहसान अजीम करती थी और इन्हें 100 बार जताती थी कि ले आपकी बेटी ने लगा लिया मेकअप, अब खुश। अनाइज़ा तो शादी पर नहीं गई थी, मगर हमजा और अनाया चले गए थे। वो दोनों गए तो शादी पर अपनी गाड़ी में थे, मगर वापसी पर वो दोनों एम्बुलेंस में आए थे। हमजा और अनाया शुरू से ही पाकिस्तान में रहना पसंद करते थे और चूँकि हमजा साहब पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बिजनेस टाइकून्स में से एक थे, तो उनके दुश्मन भी बहुत सारे थे जो हर वक्त घात लगाए बैठे रहते थे कि कब इन्हें मौका मिले और कब वो हमजा सहगल को नुकसान पहुंचाए। और शायद इस बार इन्हें मौका बहुत अच्छा मिला था। हमजा सहगल की गाड़ी को एक डंपर ने बुरी तरह से कुचला था और हमजा सहगल और उनकी अहलिया अनाया सहगल मौका पर ही दम तोड़ गए थे। इन दोनों की मौत के बाद अनाइज़ा सहगल हमजा सहगल की कुल जायदाद की इकलौती वारिस बन गई थी। अपने भाई की आखिरी निशानी को जब्बार सहगल अपने पास पेरिस ले आए थे। अनाइज़ा जब से पेरिस आई थी वो बस अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। वो सारा दिन रोती रहती और जब रो रो कर थक जाती तो सो जाती। इसकी इस आदत से मलाइका सहगल तो चिढ़ ही गई थी। वो तो इसे अपने घर रखने में भी रजामंद नहीं थी, मगर जब्बार सहगल के आगे इनकी एक नहीं चली थी। वो अपने भाई की निशानी को अपने पास ले आए थे। अपने बाप की तरह अनाइज़ा को भी पेरिस बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वजह पेरिस का खुला माहौल था। वो 1-2 बार जब्बार या इब्रार के साथ करीबी पार्क में गई थी। गई क्या थी, वो दोनों इसे ज़बरदस्ती लेकर गए थे ताकि वो कुछ फ्रेश फील कर सके। मगर अनाइज़ा वहाँ पर मौजूद लड़कियों को छोटे छोटे कपड़ों में एक्सरसाइज या जॉगिंग करते देखकर इस्तग़फ़ार बोलती जल्द वापस आ गई थी। अनाइज़ा अपने पूरे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और पूरे ख़ानदान के लड़के इस अमीर और ख़ूबसूरत हसीना पर दिल हारते थे। यही वजह थी कि अनाइज़ा के ननिहाल और ददियाल दोनों साइड से कोई भी इसे अपने घर रखने के लिए तैयार ना था, क्योंकि माशाल्लाह से सबके घरों में नौजवान लड़के थे और अनाइज़ा अपनी खूबसूरती से इनके लड़कों को ख़राब कर देगी, ऐसा इसके रिश्तेदार औरतों का कहना था। और कोई भी इसे अपनी बहू बनाने पर तो बिल्कुल भी राज़ी ना था। वजह अनाइज़ा मैडम की ज़बान थी। ख़ुद तो वो कद में 5 फुट 2 इंच की थी, मगर मैडम की ज़बान 100 फुट की थी।
किसी का लिहाज करना तो नाइज़ा मैडम ने सीखा ही नहीं था। कहते हैं ना, इंसान की ज़बान ही इंसान को अर्श पर बिठाती है और इंसान की ज़बान ही इंसान को फ़र्श पर ला पटकती है। और नाइज़ा मैडम का भी यही हाल था। अभी तो इसकी ज़बान ने इसे अर्श पर बिठा रखा था, मगर जल्द ही इसकी ज़बान इसे फ़र्श पर ला पटकने वाली थी। तो मैंने कब कुछ कहा है? मेरी तरफ से रहे सारा दिन कमरे में, मुझे क्या लगे मैंने कौन सा इससे कुछ करवाना है। तो मॉम, आप करवा लिया करें, डैड ने कब आपको मना किया? तुम तो रहने ही दो अब्रार, जब से ये फसादन मेरे घर आई है तुम तो मुझे नज़र ही नहीं आते हो, सारा सारा दिन उसी को चिपके रहते हो। मलाइका की बात सुनते ऑमलेट खाता इब्रार सहगल मुस्कुराता बोला तो मलाइका ने गुस्से से जवाब दिया, जबकि अपने बाप के सामने अपनी माँ को यूं अपना पोल खोलते देखकर अब्रार अपनी प्लेट पर झुका, जबकि जब्बार सहगल ने चौंक कर अब्रार और फिर मलाइका को देखा। मैं एक बात सोच रहा था। अब आपने क्या सोच लिया जब्बार साहिब? मैं सोच रहा था नाइज़ा को कॉलेज में दाखिल करवा दूं। पढ़ाई करेगी तो इसका थोड़ा ध्यान भी बटेगा, वरना ऐसे तो वो ज़िंदगी से कट कर रह जाएगी। जब्बार की बात पर मलाइका तंजिया लहजे में बोली तो जब्बार ने फ़ौरन अपना मुद्दा सुनाया, जिस पर मलाइका ने मुंह बनाया। इनके बेटों ने कुछ ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हाँ, पढ़ाई और वो, पहले इस नवाबजादी से पूछ तो लें वो पढ़ना भी चाहती है या नहीं, पता चले बाद में पैसे बर्बाद किए हों। मैं उसका चाचू हूँ मलाइका, मैं उसके लिए फ़ैसला कर सकता हूँ और मैं सोच चुका हूँ। इब्रार, तुम अच्छे से कॉलेज का पता करो जहाँ से नाइज़ा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। गर्ल्स कॉलेज देखना, ये को एजुकेशन इस नवाबजादी के लिए मेरी समझ में नहीं आती। यतीम और जवान लड़की है, कल को कोई नया चाँद चढ़ाया होगा उसने, और फिर तुम्हारा बाप मुझे बोलेगा कि मैंने इस बच्ची का ख्याल नहीं किया। मलाइका की बात सुनते जब्बार सहगल गुस्से से बोले, फिर अपने बेटे की जिम्मेदारी लगाते टिश्यू से मुंह थपथपाते उठकर वहां से चले गए। जबकि इनके जाने के बाद मलाइका हल्के गुस्से से इब्रार को बोली तो इब्रार ने गहरा सांस लिया। जब से नाइज़ा इनके घर आई थी, इसकी माँ ने घर में एक अलग ही फसाद खड़ा कर रखा था। अपनी माँ की बात पर वो हाँ में सर हिलाता उठकर वहां से चला गया, जबकि मलाइका बस इसकी पुश्त को घूर कर रह गई। अनाइज़ा के घर आने के बाद से इन्हें इब्रार के तेवर कुछ ठीक नहीं लगते थे। वो अनाइज़ा से भले जितनी मर्जी चिढ़ खाती, मगर इन्हें इस लड़की की फ़िक्र भी होती थी। जो भी था इन्हें ख्याल करना ही था, क्योंकि अब इनके घर में 3 जवान बेटों के साथ एक जवान लड़की भी मौजूद थी। 2 हफ्ते बाद इब्रार ने अनाइज़ा का एडमिशन पेरिस के बेस्ट कॉलेज में करवाया था। अनाइज़ा भी खामोशी से कॉलेज जाने लगी थी। मलाइका को तो बस इस लड़की का को एजुकेशन में पढ़ना पसंद नहीं था। वो अनाइज़ा से कुछ एक्स्ट्रा ही पूछगछ करने लगी थी। कभी कभी तो अनाइज़ा मुस्कुराकर जवाब दे देती, कभी कभी चिढ़कर टेढ़ा ही जवाब देती, जिस पर मलाइका जब्बार को 2 मज़ीद लगा कर बताती, जिस पर जब्बार खामोशी से बस इन्हें सुनते रहते। ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। अब अनाइज़ा उनके साथ टेबल पर बैठकर खाना खाया करती थी। कभी कभी इब्रार के साथ पार्क भी चली जाती थी। वो जैसे पेरिस की लाइफ की आदी होने लगी थी। इसकी और अब्रार की गहरी दोस्ती हो गई थी। वो अब्रार को अपनी दोस्तों के बारे में, कॉलेज के बारे में, अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया करती थी। जब्बार भी इसके अब्रार से फ्रैंकनेस देखकर खामोश थे। इनका कहना था, चलो वो किसी के साथ तो अपना दिल हल्का करती है, वरना मुझे तो शक था मेरी बच्ची ज़हनी मरीज़ा बन जाएगी। मलाइका को इसकी और अब्रार की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कितनी ही बार अब्रार को साफ बोल चुकी थी कि वो नाइज़ा को बहू नहीं बनाएगी, जिस पर अब्रार मुंह बनाकर बस एक ही बात बोलता, वो खूबसूरत तो है मगर मेरे टाइप की नहीं, मुझे बदतमीज़ लड़कियां पसंद नहीं। इस वक्त नाइज़ा अपने कमरे में बैठी कॉलेज का पढ़ रही थी जब अब्रार इसके कमरे में दाखिल हुआ। क्या कर रही हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और अंदर आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया आपने? इब्रार की अचानक अपने करीब से आवाज़ सुनते नाइज़ा जो किताबों पर झुकी थी फ़ौरन से डरती सीधी होकर बैठी, फिर हल्के गुस्से से बोली, साथ ही साथ फ़ौरन से दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर फैला गई। मगर इब्रार साहिब ने कोई जवाब न दिया। वो तो बस नाइज़ा के हुस्न का असीर हुआ था। हाँ ठीक है, वो खूबसूरत थी, मगर इतनी होगी इब्रार सहगल ने नहीं सोचा था। अनाइज़ा के किताबों पर झुके होने की वजह से इसकी फ़्रॉक का डीप गला लटक रहा था, और चूंकि वो कमरे में अकेली थी इसलिए इसने गला ठीक करने की जहमत नहीं की थी। अनाइज़ा का हुस्न देखते इब्रार का दिल किया वो एक बार इस मोम की गुड़िया को छू कर देखे। यही वजह थी कि इब्रार ने अपनी सोचे में गुम हाथ बढ़ाते पहली दफ़ा नाइज़ा के चेहरे को छूने की कोशिश की थी, जिस पर अनाइज़ा बुरी तरह सटपटाती दूर होती इसका हाथ पर गुस्से से थप्पड़ जड़ गई। थप्पड़ पड़ने पर इब्रार सहगल जैसे एक झटके से अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया था, जिसमें वो नाइज़ा सहगल के हुस्न को खराज तहसीन पेश कर रहा था। इब्रार को चौंकते देखकर नाइज़ा ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की। वो बच्ची तो ना थी जो समझ न सकती इब्रार सहगल ने क्यों हाथ आगे बढ़ाया था और इसके थप्पड़ मारने पर वो क्यों चौंका था। अपनी हद में रहें इब्रार भाई, आप होते कौन है मुझे टच करने वाले, और आपको किसने इजाज़त दी यूँ मुंह उठाकर मेरे कमरे में आने की? आज तो मैं चुप हो गई हूँ, अगर अगली बार आप बिना नॉक किए आए तो मैं चाचू को आपकी कंप्लेन कर दूंगी। क्या हो गया गुड़िया, मैं तो बस तुमसे पूछने आया था कि तुम पार्क चलोगी या नहीं। मैं और शहराम पार्क जा रहे हैं। मुझे जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। ये देखें पैर सलामत है मेरे।
मगर अगली बार अगर आप मेरे रूम में यूं आए तो मैं आपके पैर सलामत नहीं रहने दूंगी। अनाइजा के बदतमीजी से बोलने पर इब्रार को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो मुस्कुराता इसकी बदतमीजी नजरअंदाज करता बोला तो अनाइजा को इसके मुस्कुराने पर अजीब सी एक तप चढ़ी। फिर वो गुस्से से एक बार फिर बदतमीजी से बोलती अपना पैर इब्रार के मुंह के आगे करती इसे अपना पैर दिखाने लगी, जबकि इब्रार अब की बार गुस्से से इसका पैर पकड़ता जोर से इसे अपनी जानिब खींच गया, जिस पर अनाइजा का सांस खुश्क हुआ। जानता हूँ तुम्हारे पाँव सलामत हैं और तुम जा सकती हो। ये तुम्हारी पहली और आखिरी बदतमीजी थी जो मैं माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार माफ़ नहीं करूँगा, ऐसी सज़ा दूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी किसी को। आई समझ? अब्रार की बात सुनते अनाइजा ने थूक निकला, जबकि इसकी बात का मतलब समझते अनाइजा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। वो बस खामोशी से अब्रार को देखती रही, जबकि अब्रार गुस्से से इसका पैर झटकता तन फन करता वहाँ से निकलता चला गया। इब्रार के जाने के बाद अनाइजा ने अपने पैर को देखा, जहाँ पर इसे जलन सी महसूस हो रही थी। अपने दूधिया सफ़ेद पैर पर इब्रार की उंगलियां छपी देखकर अनाइजा की आंखें लबालब पानियों से भर गईं। वो गुस्से से एक झटके से उठती भागकर वॉशरूम में घुसी और बाथरूम में बने टब के किनारे बैठती रोती हुई जोर जोर से अपने पैर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। इसे इब्रार के लम्ब से कराहियत महसूस हो रही थी। वो शहजादियों सी आन बान रखने वाली लड़की थी, इसे कहाँ किसी का गुस्सा बर्दाश्त होता था। वो गुस्से से बार बार अपनी आंखें रगड़ती साफ करती और एक बार फिर अपने पाँव को रगड़ने लगती, यूं जैसे आज अगर इब्रार का लम्ब साफ ना हुआ तो अनाइजा गंदी हो जाएगी।